ठीक है, महीने में कोई भी एक दिन बांध लीजिए, हार्डली 1 या 2 मिनट का ये मतलब पूरा प्रोसेस है, जिसके बीच में एक महिला अपने खुद की उंगलियों से अपनी ब्रेस्ट को पैल्पेट मतलब खुद महसूस करके देखे कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पहले नहीं थी। ज़्यादा की एज ग्रुप की महिलाओं को हम कहते हैं कि आप हर साल एक मैमोग्राफी का टेस्ट करवाओ। मैमोग्राफी का टेस्ट इसलिए नहीं हम करवा रहे कि ज़रूरी है कि आपको लेबल करना है कि हमने कि आपको कैंसर ही है, बट हम आपको एक अर्ली डिटेक्शन के लिए लाना, डॉक्टर तक पहुंचना, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब मैं बात कर रही थी कि हमें पेशेंट को क्या चीज़ में काउंसिल करना है। हमें पेशेंट को चीज़ में काउंसिल ये करना है कि हर केस में हमें छाती नहीं निकालनी या काटनी पड़ती है। हमें कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में हम छाती बचा सकते हैं से, या थोड़ी छाती बचाने से कैंसर के रेकरेंस में या कैंसर के बीमारी कटने में कोई भी फर्क नहीं आता। का एहतियात बरतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से हमारी बॉडी के बीच में जो हमारे फाइटिंग सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स, वो थोड़े से कई बार थोड़े से लो हो जाते हैं। आपने ठीक बोला कि इम्यूनिटी जो होती है वो लो हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजो आपके साथ। आज खास प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर सुरभि कुडियाल, ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ज्वाइन कर चुकी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैंसर को लेके, क्योंकि मैम अगर बात की जाए अभी भी कैंसर को लेके शायद छोटे शहरों में या जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इसे अभी भी एक टैबू ही कंसीडर किया जा रहा है। अगर आप एक फीमेल को कह दें कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए जाना है या स्क्रीनिंग के लिए जाना है, वो अवॉइड ही करेंगे। तो इतना डर जो लोगों में देखने को मिलता है, उस डर को निकालने की कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू के ज़रिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सो मच। मैम, पहला सवाल यही रहेगा कि कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी अब आप स्टेटस अगर देखें तो हर दिन बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं? इस चीज़ के बीच में मैं आपको ये बात बोलूँगी कि आपने इसका आंसर मेरे से पहले दे दिया कि पहले हम इसको एक टैबू की तरह समझते थे, और हम ये हमेशा से ये रहता था कि इसके बारे में ये जो आप वर्ड कह रहे हो ना, कैंसर, ये अब हम अपने मुंह से निकालते हैं। लेकिन पहले अगर आप किसी से भी बात करोगे अपने घर में भी, बिल्कुल, तो वो आपको टोक देंगे। वो आपको ये बोलेंगे कि नहीं बेटा, इसका नाम भी नहीं लेना, ये इतनी नामुराद बीमारी है कि इसका नाम भी नहीं लेते थे। और वो बोलते थे अगर किसी को कुछ ऐसा है भी तो उसको बड़ी बीमारी कहते थे। सो अब आप समझ लो कि इस मतलब कि इस बीमारी के साथ कितने मिथ्स और कितने टैबूज जुड़े हुए हैं। सो आप ये कह रहे हो कि मतलब अब अगर इवैल्यूएशन जो है, अब हमारे कैंसर केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कैंसर केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं लोगों में कुछ ना कुछ अवेयरनेस, वो जागरूकता अब आ रही है कि नहीं, ये जो बीमारी है ये लाइलाज नहीं है। अनटिल एंड अनलेस ये एक प्रॉपर स्टेज अर्ली डिटेक्शन हो जाए इसकी, और अगर हम इसका राइट टाइम पे राइट इलाज कर दे तो इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकता है। सो आई थिंक ये एक अवेयरनेस है जिसकी वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसका डायग्नोसिस करवा रहे हैं। बिल्कुल, कि अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत हो भी जाती है तो वो अब उसको एक वो कहते हैं ना, एक कर्स ऑफ गॉड। इसको पहले ये समझा जाता था दिस इज अ कर्स ऑफ गॉड। अगर ये किसी को हुआ है तो ये उसके पुराने कर्म थे जो आज उसके सामने आ रहे हैं। सो आई थिंक अब इट इज़ नो मोर अ कर्स ऑफ गॉड, इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज़ जो ये पहले बाकी सब जितने भी हमारी बीमारियां हैं जैसे बीपी, शुगर, हम उनके सामान ही इनको भी अब लोग शायद एक अवेयरनेस के ज़रिए या हमारे इन प्रोग्राम्स के ज़रिए शायद इस चीज़ को समझने लगे हैं और बाहर आने लगे हैं। तो जितना वो बाहर आ रहे हैं उतने केसेस हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा यही रहेगा कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए, महिलाएं घर पे भी कर सकती हैं उसे या एक डॉक्टर के पास जाके भी करवा सकती हैं। एक महिला को किस पर्टिकुलर एज के बाद जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट, और सेकंड की एक साल में कितनी बार करवाएं? 1 बार, 2 बार, कुछ ऐसे बायएनुअली आप देख लें कि करवाया जा सके इसे। जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात रहती है, इसके बीच में एक एंटिटी है जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है, मैं उसके बीच में जो हमारी किताबें हैं वो तो एक एज ग्रुप ज़रूर बोलती हैं, लेकिन विद माय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उसको इनिशिएट कर दीजिए। ये नहीं मैं बोलूँगी एक 9 साल की बच्ची में कर दीजिए या उसके बीच में कर दीजिए, बट यूँ 18 साल 20 साल की उम्र के बाद आपको ये चीज़, या फिर आफ्टर योर मैरिज
एक औरत को अपनी ब्रेस्ट को खुद हाथ लगा के देखना है। देखिए, अगर कल को मैं यहाँ बैठी हूँ या मुझे कोई चीज़ पिंच कर रही है, वो मुझे पिंच कर रही है, बिल्कुल, और अगर उसकी जो दर्द है वो मुझे होगी, तो इसका मतलब यही है कि कल को अगर हम अपनी बॉडी को खुद फील करें, अपने हाथों से फील करें, अगर हमें उसके बीच में कोई भी चीज़ जो पहले नहीं थी वो अब ऐसे लगता है कि कुछ और है, कि गिल्टी या गांठ, उसकी शक्ल में अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो है खुद छूने से पता चल जाती है, सो आई थिंक वो औरत को हर महीने, एवरी मंथ, वन फीमेल शुड अंडरगो अ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर सेल्फ। वो उसको खुद करना है, ठीक है। महीने में कोई भी एक दिन बांध लीजिए, हार्डली 1 या 2 मिनट का ये मतलब पूरा प्रोसेस है, जिसके बीच में एक महिला अपने खुद की उंगलियों से अपनी ब्रेस्ट को पैल्पेट, मतलब खुद महसूस करके देखे कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पहले नहीं थी, एक गांठ की शक्ल में, या फिर दूध की जगह वहाँ से कोई और पानी या किसी और रंग का पानी वहाँ से निकल रहा है। तो वो चीज़ जो है वो महिला खुद करके देखे। और रही बात, आपने बोला कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर से बचाने के लिए हम करते हैं। सो उन टेस्ट के बीच में मैमोग्राफी का टेस्ट आता है। तो मैमोग्राफी का टेस्ट जो है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज ग्रुप की महिलाओं, 30 साल से उम्र या 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज ग्रुप की महिलाओं को हम कहते हैं कि आप हर साल एक मैमोग्राफी का टेस्ट करवाओ। मैमोग्राफी का टेस्ट इसलिए नहीं हम करवा रहे कि ज़रूरी है कि आपको लेबल करना है कि आपको कैंसर ही है, बट हम आपको एक अर्ली डिटेक्शन, देखिए कल को अगर आप बोलो कि मैम ये बीमारी किसको हो सकती है, तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, ये जेनेटिक ज़रूर है, बट ये एक एक्सीडेंट है जो किसी के साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो इन चीज़ों के मद्देनज़र हमें उस चीज़ के लिए एहतियातन तौर पर हमें ये टेस्ट करवाने चाहिए। अगर एक महिला ब्रेस्ट कंसल्टेशन के लिए जा रही है तो उसे क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, वो डॉक्टर से क्या कुछ एक्सपेक्ट करे, किस तरीके के कपड़े पहन के जाए ताकि एग्जामिनेशन आसानी से हो सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, सो बेसिकली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं वो? देखिए, मैं कोई एक्स्ट्रा उनको कपड़ों के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी, बट मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एग्जामिनेशन के लिए आएँ। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको एग्जामिनेशन के लिए लाना, डॉक्टर तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो बहुत कड़ियों से गुजर के जाता है। वो महिला पहले अपने एक सेल्फ मेडिकेशन कर चुकी होती है, और उसके बाद वो अपने हस्बैंड की भी मेडिकेशन शायद कर चुकी होती है। अगर वो चीज़ जो है वो इस प्रोसेस को भी 1 महीना लग जाता है। सो वो उस 1 महीने के बाद जब उसको लगता है कि अब ये बात जो है ये मेरे हक में नहीं है, फिर वो जाती है डॉक्टर के पास। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के पास प्रिलिमिनरी स्टेजेस, जैसे ही अगर आपको लगे कि मुझे कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, सो उसी समय ही डॉक्टर के पास जाइए। इन सब बीमारियों को या इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है, और ना ही इनके ऊपर कोई सेल्फ मेडिकेशन करनी है। और रही बात, कोई भी प्री रेक्विजिट्स नहीं है कि डॉक्टर के पास आने से पहले उसको ये तैयारी करनी है या कुछ करना है, बस सिर्फ ये एक प्री रेक्विजिट है कि वो टाइमली डॉक्टर के पास जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि महिलाएं पहुंचती ही नहीं है टाइम पे डॉक्टर पास। बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए, अगर डिटेक्ट हो जाता है कैंसर, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जो पेशेंट है उसे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे अपने आप को फिजिकली तो तैयार करना ही है पर मेंटली भी तैयार करना है कि आगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलूँगी, हमारे यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मतलब एक जो चीज़ है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा तो उसकी पूरी की पूरी ब्रेस्ट जो है वो सैक्रिफाइस हो जाएगी। हमें वो जो ब्रेस्ट है वो निकालनी पड़ेगी। जब तक हम वो ब्रेस्ट सारी नहीं निकालेंगे तो वो कैंसर जो है वो पूरा नहीं निकलेगा। देखिए, ये एक मतलब इस चीज़ को हमें आगे प्रोपगेट करना है और ये आगे जाके समझाना है कि हर केसेस एक जैसे नहीं होते। अब मैं डिफरेंट हूँ, आप हो, आप डिफरेंट हो। उसी तरह से अगर मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसी चीज़ के साथ एलर्जी हो। सो उसी तरह से सबसे पहले ये चीज़ हमें हर पेशेंट को समझानी है कि हर पेशेंट अलग है। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है वो हमेशा कहता है, डॉक्टर साहब उसको ऐसे हुआ था तो उसको ये हुआ, उसके साथ ऐसे हुआ तो वो बेचारी रही नहीं, या उसको दवाई लगी नहीं। मतलब दे हैव ऑल द मोर रीजंस कि वो आपको डॉक्टर को कन्विंस करें कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसे नहीं होना, क्योंकि उसके साथ ऐसे हुआ था तो ऐसे नहीं करना, नहीं तो उसके साथ ऐसे हुआ था। वेयर एज आई ऑलवेज टेल द पेशेंट्स कि आपकी बॉडी आपकी है
और आप जो हो वो आप सबसे अलग हो जी। और आपकी जो बीमारी है वो भी अलग है, उसकी फितरत अलग है। सबसे पहली चीज़ जो हमें जानना होता है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आया है, उसकी जो बीमारी है वो सच में कैंसर ही है या नहीं है जी। उसके बाद हमें ये पता करना होता है कि वो जो कैंसर है वो किस शक्ल का है। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं जो उनके ऊपर की जाती हैं, जिससे हमें कैंसर की फितरत के बारे में पता चलता है कि ये वापस आने वाला है या नहीं। और दूसरा, हमें उसके ऊपर कौन सी दवाइयाँ जो है आगे कीमो की या आप कोई भी दवाइयाँ बोलिए वो लगानी है। और कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि जो गांठ है वो इतने सेंटीमीटर्स की होगी तो हम उसको पहले ही ऑपरेट करेंगे, या फिर कुछ गांठें होती हैं जो ज़्यादा बड़ी होती हैं। और कई बार क्या होता है कि ये गांठ छाती में होने के साथ साथ हमारी जो आर्मपिट होती है उधर भी ये गांठें होती हैं। तो अगर कभी भी ऐसा किसी भी औरत में हो तो उसको हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, गांठें कम करते हैं और फिर उसके बाद हम उनकी सर्जरी करते हैं। और कई जो फीमेल्स होती हैं जिनकी गांठें बहुत छोटी होती हैं उनके बीच में हम सर्जरी पहले करते हैं और फिर उसके बाद जो भी आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो हम आगे उनको देते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि हमें पेशेंट को क्या चीज़ में काउंसिल करना है। हमें पेशेंट को चीज़ में काउंसिल ये करना है कि हर केस में हमें छाती नहीं निकालनी या काटनी पड़ती है। हमें कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में हम छाती बचा सकते हैं और उस बचाने के साथ साथ हम उस कैंसर को काट सकते हैं। सो ये चीज़ जो है, क्योंकि साइकोलॉजिकली पेशेंट की फेमिनिज्म पे ये बात आती है कि मेरी पूरी की पूरी एक छाती जो है वो निकाल दी जाएगी, जिसको हम मैस्टेक्टमी बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा जो है वो सबके साथ नहीं है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन एक नई चीज़ जो अब इवॉल्व होती जा रही है और जो हम सब प्रैक्टिस करते हैं। सो वो चीज़ जो है वो एक वो कहते हैं ना, एक रे ऑफ होप फॉर एवरी फीमेल। वो हमेशा ये चाहेगी कि डॉक्टर साहब मेरी छाती बचा दीजिए और कैंसर जो है वो कट जाए। तो ये एक और मतलब एक मिथ बस्टर रहेगा कि पूरी छाती सैक्रिफाइस करने से या थोड़ी छाती बचाने से कैंसर के रेकरेंस में या कैंसर के बीमारी कटने में कोई भी फर्क नहीं आता। जी, इसके बाद मेरा सवाल रहेगा कि अगर किसी को भी कैंसर होता है तो उसकी इम्यूनिटी पे, इम्यून सिस्टम पे कितना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। नो डाउट वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा कि वो कैसे रिकवर कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस तरीके से वो बाद में अपना ध्यान रखें, कितना एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, आपने एडवर्स इम्पैक्ट की बात की तो मैं यही बात बोलूँगी कि अगर जो पेशेंट है वो कीमोथेरेपी पे चल रहा है, सो कीमोथेरेपी के दौरान उसको कुछ चीज़ों का एहतियात बरतनी पड़ती है। क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से हमारी बॉडी के बीच में जो हमारे फाइटिंग सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स, वो कई बार थोड़े से लो हो जाते हैं। आपने ठीक बोला कि इम्यूनिटी जो होती है वो लो हो जाती है, बट वो जो होती है वो हम दवाइयों के साथ ज़रूर पूरी कर लेते हैं। बट स्टिल हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि जितना टाइम तक आपका ये इलाज चल रहा है आप भीड़ भाड़ वाले जो एरियाज़ हैं उनको अवॉइड कीजिए। अगर घर में कोई किसी को खांसी जुकाम या कोई बीमार है जो आपको लगे कि कम्युनिकेबल है, किसी को वायरल फीवर है या कुछ है, उनका अवॉइड कीजिए। सो ये कुछ ऐसी, देखिए ये आप समझ लीजिए जैसे हम एक बच्चे को बोलते हैं ना कि बच्चे इसको खांसी है इसके साथ में नहीं जाना। सो वो चीज़, मतलब आप ये चीज़ बोलोगे अगर हम उसको कोई किसी एक कमरे में बंद करके रखना चाहते हैं, उसके बर्तन अलग करके रखना चाहते हैं या कुछ, ऐसा नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान है, उसका कैंसर उससे आगे किसी और में नहीं चला जाएगा, उसके बर्तन शेयर करने से वो कैंसर किसी को नहीं चला जाएगा। सो ये चीज़ जो है, मतलब इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। उसका खाना वही रहेगा जो नॉर्मल बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स खा रहे हैं। ये नहीं है कि उसके लिए खाना अलग बनेगा तो जो फैमिली मेम्बर्स खा रहे हैं वो अलग रहेगा, नहीं। ही और शी शुड बी ट्रीटेड एज एनीबडी एज नॉर्मल। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा प्रेगनेंसी इश्यूज़ को लेके। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है तो आगे उन्हें डेफिनेटली कुछ प्रेगनेंसी इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं, तो उसको लेके कैसे आप काउंसिल करते हैं एक सर्वाइवर को? देखिए, प्रेगनेंसी इश्यूज़ जो है ये मैं एक बात बोलूँगी कि यहाँ पे आके ना कई बार एक डॉक्टर भी हार जाता है। जी। वो इसलिए क्योंकि कुछ कैंसर्स जो होते हैं उनकी फितरत अलग होती है, कुछ कैंसर्स होते हैं जिनकी फितरत अलग होती है। बट यही बात है कि हर चीज़ का एक बायो मीडिया और एक रास्ता ज़रूर है। सो इसका रास्ता ये है कि अब अगर कोई भी फीमेल जिसको हम रिसेप्टर पॉजिटिव बोलते हैं, अगर वो फीमेल कहती है कि मैंने आगे जाके बच्चा करना है या कुछ करना है, तो क्या होता है कि कीमोथेरेपी की वजह से उसकी जो एक कंसेप्शन की पावर होती है वो कम हो जाती है। जी। सो हम उनको ये एडवोकेट करते हैं कि आप अपने जो एग्स हैं उनको प्रिजर्व करवा दीजिए। जी। आजकल आपको पता है जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, तो वो चीज़ जो है हम अपने गायनोकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं।
और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं इसके बीच में, जो इनके जो एग्स होते हैं उनको फ्रीज करके रख देते हैं, सो दैट कि वंस जब उनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अगर वो इस चीज़ को कंसीव करना चाहें तो वो उस समय मतलब किसी भी मोडालिटी के थ्रू वो कर सकती है। बट अगर वो रिसेप्टर पॉजिटिव है सो उसके बीच में रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वहाँ पर हम कई बार पेशेंट को काउंसल नहीं कर पाते हैं फर्दर प्रेगनेंसी के लिए, अगर उसने अपनी फैमिली कंप्लीट ना की हो। बट अगर कभी कोई ट्रिपल नेगेटिव आती है या कोई वैसी फीमेल होती है तो जब वो अपनी कीमोथेरेपी जो होती है वो कंप्लीट कर लेती है, सो उसके बाद उसके लिए कंसेप्शन के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े बेटर हो जाते हैं दैन कि जो हार्मोन पॉजिटिव होती है। जी, चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कभी भी किसी को ऐसी कोई भी छोटी से छोटी गांठ अपने शरीर में नज़र आए सो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ प्रूव्ड अदरवाइज। और जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को आप प्रूव करवाइए कि ये कैंसर नहीं है, सो दैट कि हम एक बड़ी बीमारी को या तो आगे बढ़ने से या फिर किसी बीमारी का एक स्ट्रेस लेने से अपने आप को रोक सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर सुरभि हमारे साथ। ऐसी और कॉन्वर्जेशंस लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।